Hi guys, this is Mamta Kulkarni and I just come to India, Bombay, Mumbai, Mumbai after 25 years. ये सब नाथों के गुरु हैं, जैसे अपने मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, कौरंगी नाथ हो गए, नागनाथ हो गए। 90 का दशक था और इस दशक में पंजाब केसरी अखबार के रंगीन पेज काफी चर्चा का विषय बनते थे। इसी दौरान एक अभिनेत्री द्वारा अपने शूट कराए अश्लील फोटो उस अखबार में दिए गए थे। हर एक फोटो में हर एक कैप्शन था और हर एक कैप्शन में लिखा था ममता की मनमोहक अदाएं। इससे पहले किसी भी अभिनेत्री की इतनी न्यूड तस्वीरें किसी अखबार ने नहीं छापी थी। इन फोटोज को 3 दशक बीत गए। अब खबर आई कि 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ पहुंची। इसके बाद खबर आई कि उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली है। अब उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी। श्री रमाई ममता नंदगिरी किन्नर अखाड़े से हम पूरा किन्नर अखाड़ा इन्हें महामंडलेश्वर घोषित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज बात करेंगे सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक पद महामंडलेश्वर के पद की। बात करेंगे बॉलीवुड की और बात होगी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, जिनकी एक जमाने में ड्रग्स से लेकर मुंबई अंडरवर्ल्ड तक जुड़ने की खबर आती रही है, लेकिन अब अचानक वो सनातन धर्म के मुख्य पद महामंडलेश्वर तक कैसे पहुंच गई। दरअसल एक समय साधु संतों की मंडलियां चलाने वालों को मंडलीश्वर कहा जाता था। धर्म का प्रचार करने की जिसके पास जितनी बड़ी मंडली वह उतना ही बड़ा मंडलीश्वर। इसके बाद जब वह धर्म प्रचार करते हुए शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता तो उसे महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती थी। किंतु यह पद हासिल करने में संतों का पूरा जीवन बीत जाता था, क्योंकि इसके लिए अनिवार्य था उसका वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता का उसे संपूर्ण ज्ञान, साथ ही इस पद के लिए यम, नियम, आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि का उसका जीवन और साथ ही कई स्तरीय जांच होती थी। ज्ञान और वैराग्य की इन परीक्षाओं में खरा उतरने पर ही वो पदवी मिलती थी। नियम ये भी था कि इस पद को देने से पहले उसकी मंडली के साधु संत उक्त महामंडलेश्वर के घर जाकर परिवारजनों, रिश्तेदारों, अड़ोस पड़ोस और गांव के लोगों से संपर्क करके सच्चाई का पता करते थे कि उक्त महामंडलेश्वर पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं। इसके बाद तय होता था कि अब वो घर परिवार से संपर्क नहीं रखेगा, भोग विलासिता युक्त जीवन नहीं जिएगा, अपने बचे हुए जीवन का उपयोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में देश के कोने कोने में करेगा, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, भटके हुए लोगों को मानवता का सही राह दिखाएगा और धर्मांतरित लोगों को पुनः सनातन धर्म में वापस लाने का काम करेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े समय पहले दहेज प्रताड़ना की आरोपी, ठगी और अवैध कब्जे जैसे की आरोपी राधे माँ को जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। दूसरा मामला सचिन दत्ता का आया था, जिनके बारे में बताया गया कि वो गाजियाबाद में कथित तौर पर बियर बार चलाने और जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं। सचिन दत्ता को भी महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन जब विवाद मचा तो बाद में इस फैसले को कुछ दिन के लिए रद्द कर दिया गया। अब यह पदवी ममता कुलकर्णी को दी गई है। ममता कुलकर्णी का अब नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। ममता किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण महाराज और जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी के साथ आजकल दिख रही है। अब ममता महामंडलेश्वर होगी, लेकिन उनके जीवन की कहानी यहाँ जरूरी है। दरअसल ममता कुलकर्णी की कहानी ही कुछ ऐसी है। एक समय की खूबसूरत एक्ट्रेस रही ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक सामान्य से परिवार में हुआ। ममता एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। उनकी 2 बहनें थीं, एक मिथिला, दूसरी मोलिना। जब ममता कुलकर्णी बड़ी हुई तो बताया जाता है कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो कुछ अलग करके दिखाएगी, दुनिया में कुछ पाकर अपना नाम करेगी। उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। उसे नेम, फेम, पैसा, रसूख, शोहरत की बुलंदी को छूना था। यही सोचकर ममता ने बॉलीवुड का रुख किया, पर वो आउटसाइडर थी। आउटसाइडर यानी उसके परिवार, खानदान का दूर दूर का कोई रिश्तेदार, फिल्म इंडस्ट्री से किसी का कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए ममता को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी।
बार बार ऑडिशन देती और बार बार रिजेक्शन मिलता। मतलब ममता को काफ़ी धक्के खाने पड़े। काफ़ी मेहनत के बाद एक दिन ममता को एक तमिल फिल्म नन्नबर्गल मिली, जो साल 1991 में रिलीज हुई। ये फिल्म हिट हुई और ममता की खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे। चर्चे इतने बड़े कि बताया जाता है कि साउथ में कुछ लोग उनके नाम तक के टैटू हाथ में बनवाने लगे। इसी के बाद एक दो और फिल्म मिली, लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना वो चाहती थी। साल था 1992। मेहुल कुमार को अपनी फिल्म तिरंगा में एक अभिनेत्री चाहिए थी और ममता को एक बड़ी फिल्म की तलाश थी। बहरहाल दोनों मिले और ममता को इस फिल्म में रोल मिल गया। फिल्म रिलीज हुई। अभिनेता राजकुमार और नाना पाटेकर की इस फिल्म में ममता कुलकर्णी भी अहम किरदारों में से एक थी। ये फिल्म हिट हुई, लेकिन सारा श्रेय नाना पाटेकर और राजकुमार को मिला। जो फेम ममता को चाहिए था वो उसे नहीं मिला। तब उसी साल एक फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट के लिए ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटोशूट किया। इस काम को अंजाम दिया फोटोग्राफर जे शाह ने, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उन्हें 15,000 का जुर्माना देना पड़ा। पर उस फोटोशूट से दो चीज़ें हुई। एक तो ममता को काफ़ी सुर्खियाँ मिली, दूसरा ममता को बॉलीवुड में रास्ता मिल गया। इसके बाद फिल्म आशिक आवारा मिली और ममता को पहचान भी। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन, नसीब, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर, आंदोलन, छुपा रुस्तम, घातक, वक्त हमारा है, बाजी जैसी लगभग 50 फिल्मों में काम किया। साथ ही ममता ने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, बंगाली, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। साल था 1998। इस साल ममता कुलकर्णी की फिल्म चाइना गेट से एक नए विवाद का जन्म हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। ममता और संतोषी के बीच झगड़ा हो गया था। तब संतोषी ने तय किया कि ये लड़की मेरी फिल्म में काम नहीं करेगी और ममता को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर अचानक संतोषी के पास एक फ़ोन आया। बताया जाता है कि लाइन के उस तरफ माफिया डॉन छोटा राजन था। कुछ प्यार और लताड़ भरी बातें हुई और इसके बाद राजकुमार संतोषी को ममता से फिर ममता हो गई। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप रही। उसके बाद ममता ने एक बम फोड़ा और बोली कि राजकुमार संतोषी मेरे साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे, मैंने बनाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा रोल काट दिया। संतोषी ने इस बात से इनकार किया और इसके बाद ममता का फिल्म कैरियर लड़खड़ा गया। उनकी आखिरी फिल्म आई थी साल 2002 में, कभी तुम कभी हम। इस घटना के बाद बॉलीवुड में ज़्यादातर लोगों ने ममता से किनारा कर लिया और कुछ लोग ही उन्हें फिल्म देते थे। धीरे धीरे ममता को फिल्म मिलना बिल्कुल बंद हो गई और उनका विवाद अलग अलग तरह से आगे बढ़ने लगा। बाद में उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया, जिसकी सफाई ममता ने कभी नहीं दी, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिल्में ना मिलने के कारण ममता कुलकर्णी दुबई चली गई, जहां वो स्टेज शो करने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात हुई विक्की गोस्वामी से। विक्की भारतीय था, लेकिन दुबई में उनका एक होटल चलता था। बताया जाता है कि विक्की के कई बिजनेस थे, जिसमें से होटल उनका फ्रंट लीगल बिजनेस था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि विक्की का असली बिजनेस स्मगलिंग का था, जिसमें वह छोटा राजन के साथ मिलकर काम करता था। लेकिन खबरें आने लगी कि ममता ड्रग तस्कर छोटा राजन के करीबी विजयगिरी अनादगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की गोस्वामी के प्यार में पड़ गई। फिर एक दिन एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ममता ने भी कहा कि विक्की मुझ पर फिदा था, उसने कई बार मुझे प्रपोज किया तो मैं मान गई। विक्की के ममता की लाइफ में आने के बाद एक ट्विस्ट शुरू हुआ। विक्की को उसी दौरान ड्रग्स तस्करी के इल्जाम में दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। विक्की को वहाँ 25 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि ममता ने पहले तो मुंबई में रहकर ही विक्की की प्रॉपर्टी मैनेज करना शुरू कर दी, फिर वो दुबई चली गई। वहाँ विक्की का एक होटल था, ममता वहीं रहने लगी। फिर खबरें आई कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए विक्की ने इस्लाम कबूल कर लिया और ममता भी मुस्लिम बन गई और दोनों ने जेल में शादी कर ली। मगर ममता शादी की बात से इनकार करके विक्की को सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बताती रही। उधर विक्की को 15 साल की जेल के बाद अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहाई मिल गई। फिर साल 2014 में ममता कुलकर्णी खबरों में लौटी। उनकी बिना मेकअप और माथे पर टीके वाली तस्वीर सामने आई। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं गुरु की शरण में जाने के बाद अब योगिनी बन चुकी हूँ। अब मैंने मोह माया छोड़ दी है और प्रभु की भक्ति करती हूँ। इस दौरान ममता को रियलिटी शो बिग बॉस में आने का न्योता मिला, जिसे उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि मेरी जिंदगी बहुत विस्फोटक है। अचानक साल 2014 में ममता को केन्या में पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
दरअसल एक खुफिया खबर के आधार पर केनिया की पुलिस और अमेरिका की ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक फ्लैट में रेड की थी। वहां पर विकी और ममता के साथ केनिया का मुख्य ड्रग माफिया बराकात अकासा और पाकिस्तान का ड्रग लॉर्ड गुलाम हुसैन था। कहा जाता है इनके बारे में दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को सुराग दिया था। इस वाकये के बाद से ममता कुलकर्णी फिर गुमनामी के अंधेरे में लौट गई, लेकिन साल 2016 में ममता फिर चर्चा में आई और मुंबई क्राइम ब्रांच ने विक्की के साथ ममता को भी दोषी बताया। मुंबई में ममता के 2 घर और बैंक अकाउंट थे जिन्हें सीज कर दिए गए। इन सारी खबरों के बाद ममता पूरी तरह से गायब हो गई थी। बस बीच बीच में कुछ फुटेज आई जिसमें वो कभी केनिया में तो कभी किसी मठ में पूजा करती दिखी। अब ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत वापस लौटी। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद वो अब खुश है। उम्र करीब 51 साल हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर उसने योगिनी बनने का फैसला लिया, लेकिन योगिनी बनने में भी उसकी महत्वाकांक्षाएं अभी सोई नहीं है। योगिनी बनने में भी उसने खुलकर अपने लिए महामंडलेश्वर का पद मांगा है, जिसे किन्नर अखाड़े ने स्वीकार कर लिया। ममता नियम के अनुसार महामंडलेश्वर बनकर अब सनातन धर्म का प्रचार कितना करेगी, कितने लोगों को सनातन धर्म में वापसी कराएगी, वह तो वक्त बताएगा। क्योंकि इसी 25 दिसंबर को वो जीसस का जन्मदिन मना रही थी, क्रिसमस की शुभकामनाएं बांट रही थी। हम उसे एक सेक्युलर महामंडलेश्वर कह सकते हैं। जैसे ही कुंभ आया वो योगिनी बन गई। कल हो सकता है वो राजनीति में भी हाथ आजमाए, क्योंकि महत्वाकांक्षी इंसान कुछ भी कर सकता है। और एक सवाल अखाड़ों से भी है कि एक गरिमामयी पद आखिर वो क्यों चूरन की पुड़िया की तरह बांट रहे हैं।